गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री समर्पण ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम इस वीडियो के माध्यम से जल परिवहन पढ़ रहे थे। जल परिवहन में अपन ये देखेंगे कि अपन ने जल परिवहन में इसके प्रकार किए थे कि जल परिवहन दो प्रकार का होता है। एक आंतरिक जल परिवहन होता है और एक महासागरीय जल परिवहन होता है। तो हम विश्व के जो प्रमुख आंतरिक जल परिवहन हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए वैसे जल परिवहन के बारे में हमने पहले चर्चा की थी। जल परिवहन एक विशेष से महत्वपूर्ण परिवहन का साधन माना जाता है और इसके द्वारा वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है, एक देश को दूसरे देश से जोड़ा जाता है। तो अपन इसमें देखेंगे किस प्रकार से कि जल परिवहन संपादित होता है। ऐसी कौन सी नदियां हैं जो आंतरिक जल परिवहन उपलब्ध करवाती हैं, तो कौन कौन से महाद्वीप हैं, उन नदियों की अपन चर्चा करें। आज है यूरोप के आंतरिक जलवायु। देखो यूरोप एक तटीय महाद्वीप है। इसके दक्षिण में भूमध्य सागर है नीचे, और इधर अटलांटिक महासागर है। ठीक है, यहाँ काला सागर है, कैस्पियन सागर वगैरह। तो इसमें बहुत सारे ऐसे महासागर हैं, एड्रियाटिक सागर है, बहुत सारे जल क्षेत्र हैं जिसको तटीय स्थिति प्रदान करते हैं। और जिस महाद्वीप की तटीय स्थिति अच्छी होती है वहाँ पर जल परिवहन का अच्छा विकास होता है, वो उसके विकास में सहयोग प्रदान करते हैं। यहाँ पर इधर अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर की चर्चा करते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो विशेष रूप से जल परिवहन के लिए जानी जाती हैं और किन दिशाओं में प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर है। ये भी एक जल परिवहन के लिए सुविधा उपलब्ध करवाता है। इसके उत्तर पश्चिम में अपना उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये भी इसके लिए जल परिवहन की अच्छी सुविधा प्रदान करता है। इसके जो दक्षिण पूर्व के पूर्व की बात करते हैं काला सागर है, ये भी इसको एक विशेष जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाता है। इसके पास में कैस्पियन सागर है जिसमें एक बहुत बड़ी वोल्गा नदी का नाम सुना होगा। वोल्गा नदी ये जो यूरोपीय जो रूस है इधर से होती है, गुजर के कैस्पियन सागर में जाती है। तो उस नदी के जो उसका जो निचला भाग है उसका भी जल परिवहन के रूप में इस्तेमाल किया जाता। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए आंतरिक जलमार्गों की दृष्टि से यूरोप की स्थिति उत्तम मानी गई है। क्यों उत्तम मानी गई है? इसके चारों ओर पानी क्षेत्र है, महासागर है, सागर है, तो उसको अच्छी जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी नदियाँ किस दिशा में बहती है। इसमें दिया है कि उत्तर पश्चिम में बहने वाले, उत्तर पश्चिम में देखो राइन नदी है, नाम सुना होगा, सीन नदी है। ठीक है, पूर्व में बहने वाली ओ नदी है। इसके अलावा दक्षिण में बहने वाली जो डोन नदी है, नीपर नदी है, निस्टर नदी है, डेन्यूब नदी है। ठीक है, ये ऐसी नदियां हैं जो यूरोप के आंतरिक क्षेत्र में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। और इसके साथ साथ ही जो वोल्गा नदी है वो भी इसको जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली राइन नदी, ये राइन नदी है। ठीक है, ये सीन नदी है। ठीक है, पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली जो पो नदी है, और दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली डोन नदी है, नीपर नदी है, या निस्टर नदी है, डेन्यूब नदी है। कैस्पियन सागर में गिरने वाली जो वोल्गा नदी है, कौन सी नदी है? वोल्गा नदी के निचले भाग का प्रयोग जल परिवहन के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जो राइन नदी है, ये तो यहाँ पे राइन नदी बहती है जो जर्मनी और आपका जो नीदरलैंड है उसमें प्रवाहित होती है। और इसके साथ साथ इसमें एक नदी है जो रूर नदी का नाम सुना होगा, जो विशेष औद्योगिक क्षेत्र से होकर के गुजर के आती है, कोयला क्षेत्र से गुजरती है, वो पूर्वी क्षेत्र में आकर के इस नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से इसका जो आंतरिक हिस्सा है वहाँ पर जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। तो हम चर्चा करते हैं इन नदियों की मैपिंग, देखते हैं कि किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर नीदरलैंड है, यहाँ पर क्या है? ये नीदरलैंड है। ठीक है, ये आपका जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी, ये नीदरलैंड है। तो ये आपका स्विट्जरलैंड है। ये आपका फ्रांस है, ये स्पेन और पुर्तगाल है। ठीक है, ये आपका इटली है। ये क्या है? इटली। ये आपका ऑस्ट्रिया है।
इसके अलावा इधर चलते हैं अपन, तो यूक्रेन वगैरह जहाँ पे रह जाते हैं वहां पर जो नदियों की बात चर्चा करेंगे उसको देखेंगे। तो यहाँ पे एक नदी प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम क्या है? राइन नदी। ये राइन नदी इस तरह से प्रवाहित होती है, ठीक है। और इस नदी में एक नदी जो इसके पास में सीन नदी प्रवाहित होती है, ये कौन सी है? सीन। ये कौन सी है? राइन। ये नदियां उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में प्रवाहित होती, महासागरों में विलीन हो जाती हैं। और इसके पास में अपने आल्प्स पर्वत हैं, इन आल्प्स पर्वतों से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है पो नदी है, जो अपने एड्रियाटिक सागर में जाकर के गिर जाती है। ये नदी कौन सी है? पो नदी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप इस क्षेत्र में देखते हैं, काला सागर वाले क्षेत्र की जो दक्षिणी की ओर बहने वाली नदियों की चर्चा करते हैं, तो वहां पर डोन नदी है, डीपर नदी है, डिस्टर नदी है और डैन्यूब नदी है। देखो यहां से एक नदी आती है, उस नदी का नाम क्या है? डोन नदी है। कौन सी है? डोन। ये डोन नदी है, काला सागर में। इसके पास में एक नदी आती है, उसका नाम है नीपर नदी है। कौन सी है? नीपर। और नीपर के पास से नीचे से गुजरती है आपकी मिस्टर नदी, और यहां से गुजर के आती है आपकी डैन्यूब नदी। ये नदियां हैं यूरोप के आंतरिक क्षेत्र में एक तरह से जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं, और जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवा करके यहाँ के क्षेत्रों को बहुत एक तरह से विशेष योगदान प्रदान करती हैं। यहाँ पर जो पो नदी की चर्चा करते हैं, ये पो नदी इसे इटली की गंगा भी कहते हैं। पो नदी को क्या कहते हैं? इटली की गंगा कहते हैं। और राइन नदी यहाँ पर सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है राइन नदी, ठीक है। और इस राइन नदी में इसके पूर्वी क्षेत्र से एक नदी आकर के मिलती है, उस नदी का नाम है रूर नदी, जो कोयला क्षेत्र से होकर के प्रवाहित होती है। ये कौन सी नदी है? रूर नदी है। इसके पूर्वी क्षेत्र में आकर के इस नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो एक बात फिर देखिए, ये राइन नदी है, ठीक है, ये सीन नदी है, ये आपकी रूर नदी है, ये पो नदी है, ये आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। कहां से? आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है और इटली में बहती हुई एड्रियाटिक सागर में जाकर के गिर जाती है। इसी प्रकार से डोन, नीपर, निस्टर और डैन्यूब नदी, ये भी यहाँ की विशेष नदी है। और ये यूक्रेन और रोमानिया में, ये नदियां यूक्रेन में प्रवाहित होती हैं, नीचे वाली नदियां रोमानिया, और इसके साथ साथ में एक छोटा देश और है, वो अपना वाकिया कहते हैं उसको, उन देशों में ये प्रवाहित होती हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये दो देशों में प्रवाहित होती हैं, वो देश आपके यूक्रेन और रोमानिया, ठीक है। इनमें प्रवाहित होती है, किसमें आकर गिर जाती है? काला सागर में विलीन हो जाती है। तो ये थे अपने यूरोप की विशेष नदियां, महत्वपूर्ण नदियां। ऊपर चलते हैं, यहाँ तो अपने जो खाड़ी प्रदेश है, कौन से प्रदेश है? खाड़ी प्रदेश है। और यहाँ पर बाल्टिक सागर, ऊपर कौन सा सागर है? यहाँ पर बाल्टिक सागर है। और यहां पर उत्तरी अटलांटिक, महासागर में आकर नदी गिर जाती है। तो इस प्रकार से ये यूरोप की विशेष नदियां हैं जो जल परिवहन के लिए मानी जाती हैं। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग, इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि यूरोप के आंतरिक जलमार्ग, जिसमें अपन ने अध्ययन किया था कि यूरोप के चारों महासागर हैं और वो महासागर में अनेक नदियां आकर के गिरती हैं, तो वो नदियां उसमें जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं। जैसे नीचे काला मध्य सागर था, उधर काला सागर था, और अपने उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। उसी प्रकार से जब अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका के चारों महासागर की स्थिति है। इधर आते हैं तो प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर आता है, उधर अटलांटिक महासागर आता है, ठीक है। नीचे मैक्सिको की खाड़ी आ जाती है, इधर कैलिफोर्निया की खाड़ी आती है, ठीक है ना। तो अपन ये देखते हैं कि इसके चारों महासागरीय स्थिति होने के कारण अमेरिका में भी जल परिवहन की अच्छी सुविधा प्रदान की गई है। अब इसमें देखिए, एक बार बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के मध्य स्थित एक महान झील क्षेत्र है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका जो 49 अक्षांश जो रेखा है, जो कनाडा और एक तरह से
अपने उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, तो ये जो अक्षांश रेखा दीर्घ क्षेत्र से उसमें एक झील क्षेत्र है, इसमें कुछ झीलों का समूह है और उन झीलों से पानी एक रिवर तक पहुंचता है। उस रिवर का नाम, उस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी, और सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा जल परिवहन की सुविधा अपने को उपलब्ध होती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ झीलों का समूह है, इसका है झीलों का समूह है, इनका नाम याद रख सकते हैं SONE और S। ठीक है, देखो यहाँ पे देखिए S टूरन, ठीक है, O ओंटारियो, M मिशिगन, E ईरी और S सुपीरियर। ये जो 5 झीलें हैं और इन 5 झीलों का एक समूह है, ये एक तरह से जल परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। और ये किसको जोड़ता है, यहाँ पे एक नदी को जोड़ता है, उस रिवर का नाम है सेंट लॉरेंस रिवर है। ये सेंट लॉरेंस रिवर है, ये आगे जाकर के सेंट लॉरेंस की खाड़ी, यहाँ पर खाड़ी है, उसका नाम है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाता है। ठीक है, इसमें देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित महान झीलों में जल परिवहन की पूर्ण सुविधा प्रदान है। ये एक दूसरे को आपस में जोड़ते हुए ये अपने सेंट लॉरेंस नदी तक एक मुहाना प्रदान करती है। देखिए सुपीरियर और मिशिगन, सुपीरियर मिशिगन हुरन ऊपर झील है कनाडा की तरफ, ईरी नीचे अमेरिका की तरफ है, और एक ओंटारियो, कौन सी ओंटारियो, ये सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने तक जल पोत के आने जाने की सुविधा प्रदान करते हैं। और इस सुविधा के कारण यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता है। और ये सेंट लॉरेंस नदी में जोड़ देते हैं, और सेंट लॉरेंस नदी ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसलिए कनाडा वाला जो क्षेत्र है, इसके जो सेंट लॉरेंस नदी है, ये आप देखना, ये नदी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा निर्धारित करती है एक तरह से, लेकिन ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ती है। और यहाँ पर इसके पास में कनाडा के 2 मुख्य शहर, नाम सुना होगा आपने, ओटावा और क्यूबेक। और कौन से हैं, ओटावा और क्यूबेक, ये 2 प्रमुख यहाँ के शहर हैं जो इसके ऊपर स्थित हैं। तो एक प्रकार से ये कनाडा और एक संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के क्षेत्रों को एक जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं। यहाँ पर आपका अटलांटिक महासागर आता है, और तटीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी यहाँ पर स्थित है। आगे देखिए कि इसके बाद में चर्चा करते हैं कि मिसिसिपी, मिसौरी और ओहियो नदियां भी जल परिवहन की पूर्ण सुविधा प्रदान करती हैं, जो कई औद्योगिक नगरों को जोड़ती हैं। हम यूएसए की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कई नदियां हैं जो प्रवाहित होती हैं, और ये नदियां हैं एक तरह से जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो नदी है, ये वाली इस नदी की चर्चा करते हैं, ये मिसिसिपी नदी है। कौन सी नदी है, मिसिसिपी। और ये नदी मिसौरी है, कौन सी है, मिसौरी। ये दोनों नदियां ये अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र से निकलती है और दक्षिणी क्षेत्र में आकर के मिलती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, ये टेनेसी नदी है। ये कौन सी नदी है, टेनेसी। ठीक, तो ये नदियां, ये जब मिसिसिपी नदी उत्तरी क्षेत्र से प्रवाहित होकर के मैक्सिको की खाड़ी की तरफ आती है, तो इसमें मिसौरी नदी आप इसके अंदर आके मिल जाती है, और ये दोनों नदियां आगे मिलकर चलती है, तो उसमें ये नदी आके मिलती है, फिर आपस में मिलकर के सारी नदियां ये एक तरह से किसमें प्रवेश करती है, मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है। और खाड़ी में प्रवेश करते समय एक विशेष प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती है, और वो डेल्टा किस प्रकार से है, पंजाकार डेल्टा। कैसा, आप प्रश्न भी पूछा जा सकता है, कई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जिस प्रकार से अपने गंगा नदी इनका डेल्टा त्रिभुजाकार होता है, इसी प्रकार से अगर हम लोग मिसिसिपी, मिसौरी, ये दोनों आपस में मिलकर मिसिसिपी, मिसौरी नदी का नाम से जानते हैं इनको, तो एक पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है पंजाकार। और इसी के पास में एक ओहियो नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, ओहियो।
ये भी अमेरिका की प्रमुख नदी है। इनके अलावा अमेरिका में और भी विशेष नदियां हैं, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक नदी है, कोलोरेडो नदी है, जो अपना जो रॉकी पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसके पास से निकल के आती है। इसका नाम है कोलोरेडो नदी। और इस कोलोरेडो नदी के उत्तरी क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की घाटी है, इसको मृत घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मृत घाटी। ये कोलोरेडो नदी के किनारे के पास में स्थित है। ये महासागर से बहुत गहरी है। ये महासागर से की चर्चा करते उससे लगभग 85 से 86 मीटर गहरी मानी गई है। तो एक मृत घाटी के रूप में यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है। इसके बाद में रियो ग्रांडो नदी है। ये रियो ग्रांडो नदी ये एक तरह से यूएसए और मैक्सिको इनकी सीमा बनाती हुई ये मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो ये सारी नदियां आपस में मिलकर के संयुक्त राज्य अमेरिका को एक विशेष जल की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। और यहाँ पर विशेष महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर भी यहाँ पर स्थित है। अब कनाडा की बात करते हैं कि कनाडा में स्केचवान है, मैकेंजी है, ओटावा नदियों में भी जल परिवहन की सुविधा होती है। देखो स्केचवान कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। ये देखो ग्रेट सेल से निकलती है और एक ऊपर जाकर के विलीन हो जाती है। ये झील है, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो एक कनाडा को जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाती है। यहाँ पर ओटावा नदी प्रवाहित होती है। तो ये नदियां हैं एक विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। दोबारा से देखना कि यूएसए में कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे 5 झील क्षेत्र है, सुपीरियर, हुरन, मिशिगन, एरी और ओंटारियो। ये नदियां हैं। ये जो झील है ये एक दोगम्य झीलें हैं जो किससे जोड़ती हैं? ये सेंट लॉरेंस नदी से जोड़ती हैं और सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर के विलीन हो जाती है। इसके अलावा जो उत्तरी क्षेत्र की बात करते हैं तो मिसिसिपी नदी है, मिशोरी है, कोलोराडो है, रियो ग्रांडो नदियां हैं। ये भी यहाँ पर जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। ठीक है। इसी के साथ कनाडा में आपकी जो मैकेंजी नदी है, इसके बाद स्केचवान नदी है, ओटावा नदी है, ये भी यहाँ पर जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं। तो ये भी अपने संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक जल क्षेत्र और इसकी महत्वपूर्ण नदियां। इससे आगे चर्चा करते हैं एशिया के आंतरिक जल मार्ग। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। एशिया के आंतरिक जल मार्ग की चर्चा करेंगे। देखिए एशिया में चीन और म्यांमार और भारत में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो आंतरिक जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। देखिए चीन की बात करते हैं तो चीन में हांगो है, सिंकियांग है, इसके अलावा बर्मा में रावती नदी है, भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, ऐसी नदियां हैं जो वहाँ पर जल परिवहन के आंतरिक जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। चीन में हांगो नदी अपने मुहाने से 200 किलोमीटर ऊपर तक नौगम्य है, यानी कि 200 किलोमीटर तक वहां पर नावें आसानी से चलाई जा सकती हैं और जल परिवहन किया जा सकता है। यानी सिंकियांग भी संघाई से लेकर के फुकियांग तक नौगम्य है, यहाँ तक जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती है और यहाँ पर जल गहरा है, इसलिए नाव को आसानी से चलाया जा सकता है। दक्षिणी भाग में प्रवाहित सिंकियांग नदी ये एक ऐसी नदी है जल परिवहन की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि ये कम क्षेत्र में जल सुविधा प्रदान करती है। इसी प्रकार से इरावदी, मीनामो, सिंकियांग नदियां हैं, ये कम क्षेत्र में प्रवाहित होने के कारण ये कम दूरी तक जल परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं, इसलिए इसका महत्व भी बहुत कम माना जाता है। तो ये थी अपने एशिया में हांगो नदी है, सिंकियांग नदी है, मीनाम नदी है, इरावदी नदी है, आदि नदियां हैं तो जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं। और भारत की बात करते हैं तो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र ऐसी नदियां हैं जो वर्ष भर जल परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं। भारत में लगभग 5 राष्ट्रीय जो आंतरिक जलमार्ग हैं वो भी अपने देश में जल परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका के आंतरिक जल परिवहन की चर्चा करते हैं तो वो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो अमेजन नदी है, जो जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी भी मानी जाती है। ये अमेरिका की यानी कि दक्षिण अमेरिका का जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर अपनी एक जल परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं और
दक्षिण अमेरिका में अमेजन अपनी सहायक नदियों से यानी कि लगभग 30,000 किलोमीटर लंबे जल परिवहन की क्षेत्र की सुविधा प्रदान करते हैं। ये काफ़ी लंबी नदी है, उसकी सहायक नदियाँ भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जिनके द्वारा जिनमें नौकाएं चलाई जाती हैं और ये नदियाँ नौ परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं। दक्षिणी ब्राजील में अर्जेंटीना और यूरुग्वे को पराना, परागुता, प्लाटा नदियों के जलमार्ग की सुविधा प्रदान है। आपने दक्षिण अमेरिका का मैप देखा होगा कि दक्षिण अमेरिका इस तरह से बना हुआ है। किस तरह से बना हुआ है? दक्षिण अमेरिका इस तरह से बना हुआ है। मैं इधर एक बार दक्षिण अमेरिका बना हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये अमेजन नदी का पार्ट है। यहाँ पर अमेजन उसकी सहायक जो नदियां हैं वो प्रवाहित होती हैं और लगभग 30,000 किलोमीटर जल क्षेत्र 30,000 किलोमीटर नौका मार्ग प्रदान करती हैं। इसी के साथ अपन चर्चा कर रहे हैं कि जो ब्राजील है, ठीक है, ये वाला ब्राजील है, ठीक है, अर्जेंटीना है, यहाँ पर अर्जेंटीना बना हुआ है, देखना यहाँ पर यूरोग्वे बना हुआ है, यहाँ पर पराग्वे बना हुआ है। ये पराग्वे है, यूरोग्वे, अर्जेंटीना है और ये ब्राजील है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत ऐसी नदियां हैं जैसे पराना, पराग्वे तथा प्लाटा, ये नदियां हैं, इनमें जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका में भी महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये तो सबसे पहले तो बात की विश्व की सबसे बड़ी जल क्षेत्र जो प्रवाह दृष्टि सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, ये दक्षिण अमेरिका में ही है। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है? उत्तरी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, ठीक है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्व या दक्षिणी क्षेत्र है या तो ब्राजील है, पराना है, यूरोग्वे है, अर्जेंटीना है, इसको पराना, पराग्वे और जो प्लाटा नदियां हैं उनके द्वारा जल परिवहन की सुविधा प्राप्त है। ये पराना, पराग्वे और प्लाटा नदियां हैं, ये ब्राजील, पराग्वे, यूरोग्वे और अर्जेंटीना को जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। इसके बाद करते हैं अपने अफ्रीका के जलमार्ग। इसकी चर्चा करते हैं, अफ्रीका के जलमार्ग की चर्चा करते हैं। देखो अफ्रीका में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। कहाँ है? अफ्रीका में, ठीक है। इसके अलावा इसकी नाइजर नदी है, कांगो नदी है, ये भी जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। कांगो नदी के लिए विशेष प्रश्न भी आता है कि जो अपने 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है, इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ये आपकी कांगो नदी है। कौन सी नदी है? कांगो नदी है। और विश्व की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जिसको मिस्र का वरदान कहते हैं। मिस्र का वरदान, क्योंकि ये मिस्र में बहुत लंबे डेल्टा का पदार्थ निर्माण करती है जहाँ पर उपजाऊ मैदान है, ठीक है। ये जैसे मान लो आपका अफ्रीका बना हुआ है, क्या बना हुआ है? अफ्रीका बना हुआ है, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप काफी बड़ा महाद्वीप है और इसमें विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। देखो ये मिस्र, यहाँ पर क्या है? मिस्र। और यहाँ से एक नदी है, वो नीचे से निकल के जाती है, विक्टोरिया झील के पास से निकल के जाती है। यहाँ से एक नदी निकल कर जाती है और ये नदी इस तरह से प्रवाहित होती है, कहाँ जाती है? मिस्र में जाती है, ठीक है। लेकिन इस नदी का संपूर्ण क्षेत्र है ना, वो नौगम्य नहीं है। संपूर्ण क्षेत्र नौगम्य नहीं है, इसमें केवल मुहाने का जो प्रदेश है ना, वहां पर ही नाव को चलाया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक कांगो नदी है। कौन सी नदी है? कांगो नदी। ये कांगो नदी है। और यहाँ पर एक नाइजर नदी है। कौन सी नदी है? नाइजर नदी। तो अफ्रीका की जो 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो अफ्रीका को विशेष जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं। अफ्रीका में नील, कांगो और नाइजर आदि बड़ी नदियां हैं जो जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं। नील नदी केवल मुहाने प्रदेश तक ही नौगम्य है, इससे आगे नौगम्य नहीं है। कांगो और नाइजर नदियों के मुहाने से 1100 किलोमीटर भीतर, लेकिन ये जो कांगो और नाइजर नदियां हैं इनके मुहाने से 1100 किलोमीटर भीतर तक
नौकाएं चलाई जा सकती हैं, वहां पर नौ परिवहन के लिए आपको सुविधा प्रदान है, जल परिवहन के लिए सुविधा प्रदान करती है। तो कांगो व नाइजर नदियों के मुहाने से 1100 किलोमीटर भीतर तक जल परिवहन की सेवा उपलब्ध करवाई जा सकती है। तो ये हो गया आपके अफ्रीका के जल परिवहन की चर्चा होगी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के जल मार्ग। देखो ऑस्ट्रेलिया में दो विशेष नदियां हैं जिनका नाम आपने सुना होगा। एक नदी का नाम मरे है और एक नदी का नाम डार्लिंग है। ये जिससे मान लो कि आप ऑस्ट्रेलिया है, कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी क्षेत्र है, कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है, क्या है? पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम इसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ये प्रवाल भित्ति के द्वारा बना हुआ है। इससे दो नदियां निकलती हैं, एक नदी इसके उत्तर में निकलती है और एक नदी थोड़ी ऊपर की ओर निकलती है। तो जो ऊपर की ओर निकलती है उसका नाम है डार्लिंग। कौन सी है? डार्लिंग। और इसके नीचे कौन सी है? मरे। ये दो नदियां हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है इसका, कौन सा? दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, यहाँ पर जल सुविधा प्रदान कराती है। इसमें लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में मरे तथा डार्लिंग नदियों के मुहाने से लगभग 1500 किलोमीटर अंदर तक जल परिवहन की सुविधा प्रदान है। ये दोनों नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, ये मिलकर के वहां पर जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती है, नौगम्य क्षेत्र प्रदान करती है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की दो महत्वपूर्ण नदियां हो गई। इस प्रकार अपने विश्व के प्रमुख आंतरिक जल परिवहन की चर्चा की थी। तो सबसे पहले अपने चर्चा की थी यूरोप की। तो यूरोप की कौन कौन सी नदियां हैं जो आंतरिक जल परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं? तो मैंने बताया था कि यूरोप में उत्तर की ओर बहने वाली, उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली राइन और सीन नदी, पूर्व की ओर बहने वाली पो नदी, दक्षिण की ओर बहने वाली जो काला सागर में आकर के मिलती है उसमें डोन नदी है, नीपर नदी है, डिस्टर नदी है और डेन्यूब नदी है। ये यूरोप के आंतरिक क्षेत्र में जल परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं। आपसे मैंने बताया था कि यहाँ पर जो राइन नदी है, राइन नदी में एक नदी और आकर रूट नदी मिलती है। अभी बात में पढ़े अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की बात की थी। तो उत्तरी अमेरिका में जैसे कनाडा और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो कनाडा में जैसे मैकेंजी नदी है जो बहुत बड़ी नदी है, कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा वहाँ की ओटावा नदी है, स्केचवान नदी है, ये कनाडा के अंदर जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा अपने कनाडा और अमेरिका की जो बीच की जो सीमा है वहाँ पर कुछ झील क्षेत्र है, जैसे ह्यूरन HOMAS में मैंने बताया था कि वहाँ पर सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, ईरी झील है, ह्यूरन झील है, ओंटारियो झील है। ये झील है नौगम्य परिवहन क्षेत्र की सुविधा प्रदान करती हैं और ये सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने तक जोड़ती हैं। और सेंट लॉरेंस नदी कनाडा और USA के मध्य एक जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, इसके अलावा अपने USA की चर्चा की थी अपने। USA में से ओहियो नदी है, इसके अलावा मिसिसिपी और मिसूरी नदी है, ठीक है, टेनेसी नदी है, रियो ग्रांडे नदी है, ठीक है, कोलोराडो नदी है। यहाँ पे एक रेड नदी और है, यूरोप में रेड नदी भी है, तो वो भी एक जल परिवहन की सुविधा प्राप्त करती है। इसके अलावा अपने दक्षिण अमेरिका की बात की तो दक्षिण अमेरिका में अपन ने 2-3 नदियों की चर्चा की थी, अमेजन और उसकी सहायक नदियां लगभग 30,000 किलोमीटर क्षेत्र में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा अपन ये भी देखा था कि जो अर्जेंटीना और अर्जेंटीना के साथ में जैसे पराग्वे, यूरुग्वे है, ब्राजील है, इसको 2-3 नदियां हैं, पराग्वे, यूरुग्वे और प्लाटा नदियां, वहाँ पर जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। इसके अलावा अपन ने अफ्रीका महाद्वीप की चर्चा की तो अफ्रीका महाद्वीप में देखो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी तो विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा कांगो और नाइजर नदियां भी हैं, ये भी जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। लेकिन अपन ये पढ़ा था कि जो नील नदी मुहाने तक ही जल नौगम्य है, इसके बाद में नौगम्य नहीं है। लेकिन नाइजर और को अभी कांगो नदी की बात की थी तो 1100 या 1200 किलोमीटर क्षेत्र तक ये जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अपने चर्चा की है, ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर नदियां पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है ये डेजर्ट में आता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर दो विशेष नदियां हैं, डार्लिंग और मरे, जो ऑस्ट्रेलिया में
जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। अपन ने एशिया महाद्वीप की बात की थी, तो एशिया महाद्वीप में 4-5 नदियां हैं, जैसे चीन में हांगू नदी है, सिक्किम नदी है, ठीक है, या बर्मा में रावी नदी है। यहाँ पर भारत की चर्चा नहीं की गई, लेकिन भारत में भी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, ये भी एक विशेष नौगम में जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं। तो इस तरह से ये विश्व के प्रमुख आंतरिक जल परिवहन हो गया है। आंतरिक जल परिवहन का मतलब होता है ऐसा जल परिवहन जो देश के भीतर नदियों के माध्यम से जो जल मार्ग प्रदान किया जाता है या जल परिवहन किया जाता है, उसको बड़ा आंतरिक जल परिवहन कहते हैं। इससे आगे अपन चर्चा करेंगे जो प्रमुख समुद्री जलमार्ग है, जो विश्व के प्रमुख समुद्री जलमार्ग हैं उनकी चर्चा करेंगे, जो अगले वीडियो के अंदर करेंगे।